Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली। और हम क्या पढ़ रहे थे, हम आधारिक संरचना का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले स्वास्थ्य हमारा टॉपिक था, तो हमने स्वास्थ्य पढ़ा। स्वास्थ्य क्या है इसको जाना हमने। उसके बाद हमने भारत में स्वास्थ्य की स्थिति को देखा था। उसके बाद हमने निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य की स्थिति को देखा और उसके बाद हमने गांव और शहर के क्षेत्रों में स्वास्थ्य की स्थितियों को देखा। कुछ ऐसे टॉपिक्स थे हमारे। तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, महिला स्वास्थ्य, यानी भारत में महिलाओं का स्वास्थ्य में कैसी स्थिति है और महिला स्वास्थ्य, इसे हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। भारत की जनसंख्या का लगभग आधा भाग महिलाओं का है, यानी हमारी जो भारत की जो जनसंख्या है, मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जितनी भी है उसका आधा भाग किनका है, महिलाओं का। ठीक है। पुरुषों की तुलना में उन्हें शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्रों में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी महिलाओं को शिक्षा हो चाहे आर्थिक गतिविधियाँ हों, है ना, जीडीपी वगैरह कुछ भी आर्थिक जो भी गतिविधियाँ हैं उन सब में, और स्वास्थ्य सुविधाओं में, चाहे वे किसी भी तरीके की स्वास्थ्य सुविधा हो, उन सब में महिलाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को यहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं जितनी कि पुरुषों को दी जाती हैं। आगे, देश में शिशु लिंग अनुपात में 1951 की जनगणना के अनुसार 945 से 2001 में 927 की गिरावट भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं की ओर इशारा करती है। 15 वर्ष से कम लगभग 3 लाख लड़कियां न केवल शादीशुदा हैं बल्कि कम से कम एक बच्चे की मां भी हैं। 15 से 49 आयु समूह में शादीशुदा महिलाओं में 50% से ज़्यादा रक्ताभाव और रक्तहीनता से ग्रसित हैं। यह बीमारी लौह न्यूनता के कारण होती है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्भपात भारत में स्त्रियों की अवस्था और स्त्रियों की अस्वस्थता और मौत का एक बड़ा कारण है। मतलब क्या है, देश में शिशु लिंग अनुपात जो है वो 1951 में कितना रहा, 945, है ना, और उसकी गिरावट हुई और वो 2001 में कितना रह गया, 927, है ना। 1951 के अनुसार 945 था, जबकि 2001 में 927 रहेगा। इसमें काफ़ी गिरावट आई। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, भ्रूण हत्या। अब ये भ्रूण हत्या क्या होती है, भ्रूण हत्या वो होती है जब क्या होता है, जब कोई प्रेग्नेंट है, कोई महिला प्रेग्नेंट है और उससे पहले ये पता लगा लिया जाता है कि मतलब आने वाला जो बच्चा है वो लड़की है या लड़का है। अगर वो लड़की होती है तो उसे उसके जन्म से पहले ही ख़त्म कर दिया जाता है और उसे मार दिया जाता है ना। इसे कहते हैं भ्रूण हत्या। तो ये इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये अब काफ़ी कम हो गई है वैसे तो ये, लेकिन फिर भी कई जगहों पर भ्रूण हत्या अभी भी होती है और कई केसेस ऐसे देखने को मिल जाते हैं। तो शिशु लिंग अनुपात के कम होने का, यानी उसमें गिरावट का सबसे बड़ा कारण क्या है, भ्रूण हत्या। आगे क्या दिया है कि 15 वर्ष से कम लगभग 3 लाख लड़कियां ना केवल शादीशुदा हैं। अब क्या हो रहा है कि 15 वर्ष से कम ऐसी लड़कियां जो 15 साल से कम हैं, उनकी उम्र 15 साल से कम है ना, उन लड़कियों की संख्या कितनी है, 3 लाख। और वो कैसी हैं, शादीशुदा हैं वो लड़कियां। यानी 3 लाख लड़कियां ऐसी जिनकी उम्र अभी 15 साल भी नहीं है, वो शादीशुदा हैं। और शादीशुदा ही नहीं है, वो क्या है, कम से कम एक बच्चे की माँ भी है। यानी कि ऐसी लड़कियां जो 15 साल से भी कम उम्र की हैं, उनकी शादी तो हो ही गई है, बल्कि वह एक बच्चे की माँ भी है ना। 15 से 49 आयु समूह में शादीशुदा महिलाओं में 50% से ज़्यादा रक्ताभाव और रक्तहीनता से ग्रसित हैं। अब 15 से 49 आयु में, अब ऐसी महिलाएं जो 15 से केवल 49 यानी 49 आयु शादीशुदा समूह में हैं, जिनकी 15 से 49 की उस उम्र में शादी हो गई है, उनमें से 50% से ज़्यादा रक्ताभाव और रक्तहीनता से ग्रसित हैं। वो रक्ताभाव यानी रक्त की कमी और रक्त की कमी से होने वाले रोगों से ग्रसित हैं, है ना। यह बीमारी लौह न्यूनता के कारण होती है। और रक्ताभाव और रक्तहीनता जैसी बीमारी किस कारण होती है, लौह न्यूनता। लौह न्यूनता से आप क्या समझते हैं,
आयरन, आयरन की कमी से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम लौह न्यूनता बोल सकते हैं ना, इनके कारण होती हैं ये बीमारियां, जिसके परिणाम स्वरूप गर्भपात भारत में स्त्रियों की अस्वस्थता और मौत का एक कारण है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? गर्भपात, गर्भपात यानी अबॉर्शन, ठीक है, अबॉर्शन जो कि कभी कभी हो जाता है। और ये किसके कारण होता है गर्भपात? क्योंकि रक्ताभाव और रक्तहीनता जैसी बीमारियां होती हैं, क्योंकि उनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है, जिसके कारण, और कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी केयर ठीक से नहीं हो पाती है कई लड़कियों की, तो रक्तपात जैसी बीमारियां होती हैं और अस्वस्थता का भी एक कारण है, और इसके कारण उनकी मौत भी हो जाती है ना। कई ऐसे केसेस देखे जाते हैं जहाँ कम उम्र की लड़कियों की शादी होती है, वो प्रेग्नेंट होती हैं और उसके बाद गर्भपात जैसी समस्या के कारण उनकी मौत हो जाती है ना। तो कुछ इस तरह से है भारत में महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति। आगे क्या दिया है? स्वास्थ्य एक आवश्यक सार्वजनिक सुविधा और बुनियादी मानव अधिकार है। स्वास्थ्य एक आवश्यक सार्वजनिक सुविधा और बुनियादी मानव अधिकार है, मतलब कि स्वास्थ्य एक आवश्यक सार्वजनिक सुविधा यानी सबके लिए काम आने वाली सुविधा है, और बुनियादी मानव अधिकार है जो सबका एक जैसा है, सबके लिए एक समान है। सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं यदि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं विकेंद्रित हों। सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं यदि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं विकेंद्रित हों, यानी हम सबको बराबर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सकती हैं अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं विकेंद्रित हों, यानी उनका अच्छे से यूज़ किया जाए तो सबको अच्छी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं। रोगों से दीर्घकालीन संघर्ष में सफल शिक्षा और कार्यकुशल स्वास्थ्य आधारित संरचना पर निर्भर करती हैं। इसलिए स्वास्थ्य और सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करना और कार्यकुशल व्यवस्थाएं प्रदान करना आवश्यक है। अब क्या है? रोगों से दीर्घकालीन संघर्ष, यानी हम जो रोगों से दीर्घकालीन संघर्ष यानी हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनमें सफलता शिक्षा और कार्यकुशल स्वास्थ्य आधारित संरचना पर निर्भर करती है। उससे जीतने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो आपके पास शिक्षा होना चाहिए और कार्यकुशल, आपका जो कार्यकुशल स्वास्थ्य आधारित संरचना है ना, मतलब स्वास्थ्य आधारित जो व्यवस्था है उसे कार्य कुशलता पूर्वक चलाना चाहिए। इससे क्या होगा? स्वास्थ्य और सफाई के प्रति हमें सब में जागरूकता पैदा करनी चाहिए, कार्यकुशल व्यवस्थाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिससे क्या होगा? लोगों में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी समझ आएगी और वह आगे विकास होगा, है ना। आगे क्या दिया है? इस प्रक्रिया में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की भूमिका की अवहेलना नहीं की जा सकती। इस प्रक्रिया में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी भूमिका की अवहेलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों की प्रभावशीलता प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर करती है। अंततः हमारा उद्देश्य लोगों को एक बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन की ओर ले जाना है। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं में शहर और गाँव के बीच स्पष्ट विभाजन है। यदि हम बढ़ते विभाजन की अवहेलना करते तो हमारे देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे में अस्थिरता की आशंका रहेगी। सभी के लिए एक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए हमारी बुनियादी आधारिक संरचना में सक्षमता और सुलभता की आवश्यकताओं का एकीकरण करना जरूरी है। यानी स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों की प्रभावशीलता स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर करती है। अंततः हमारा उद्देश्य क्या है? कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, है ना। भारत में स्वास्थ्य सुविधा शहर और गांव के बीच स्पष्ट विभाजन है। भारत में स्वास्थ्य सुविधा सिटी और गांव इन दोनों में बहुत बड़ा विभाजन है, दोनों को अलग अलग कर दिया है। यदि हम इस बढ़ते विभाजन की अवहेलना करते रहेंगे तो हमारे देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे में अस्थिरता की आशंका रहेगी। अगर हम इसकी अवहेलना ही करते रहे ना तो हमारे देश का जो सामाजिक आर्थिक ढांचा है ना उसमें अस्थिरता की आशंका रहेगी। इसलिए हमें इसका विभाजन नहीं करने देना चाहिए, बल्कि हमारी स्वास्थ्य सुविधा और स्वास्थ्य आधारित संरचना को और अच्छा बनाना चाहिए। सभी के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए हमारी बुनियादी आधारिक संरचना में सक्षमता और सुलभता की आवश्यकताओं का एकीकरण करना जरूरी है। हमें स्वास्थ्य सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए हमारी बुनियादी आधारिक संरचना में सक्षमता और सुलभता की आवश्यकताओं का एकीकरण करना जरूरी है ना। अब आगे क्या दिया है? निष्कर्ष।
निष्कर्ष का मतलब क्या है कि इस चैप्टर में हमने जो कुछ पढ़ा, हमने सबसे पहले आधारिक संरचना को समझा था, उसके बाद हमने आधारिक संरचना किस तरह से कार्य कर रही है वो समझा, उसके बाद हमने आधारिक संरचना में विकास प्रक्रिया को देखा, उसके बाद हमने ऊर्जा कंप्लीट की, ऊर्जा वाली आधारिक संरचना, फिर हमने स्वास्थ्य को पढ़ा, भारत में स्वास्थ्य की स्थिति देखी, निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य की स्थितियां देखी, उसके बाद हमने महिला स्वास्थ्य अभी जस्ट पढ़ा। अब निष्कर्ष यानी इस सब से हमने क्या समझा और इस चैप्टर का लक्ष्य क्या है और इस चैप्टर का निष्कर्ष क्या है ना, जो एंड में निकल कर आता है। अब इसको हम रीड करते हैं, पहले समझते हैं। एक देश के विकास में सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की आधारिक संरचना का होना अनिवार्य है। मतलब एक देश के विकास में, किसी भी देश के विकास के लिए सामाजिक तरीके से अच्छी हो और आर्थिक यानी जो उसके आर्थिक व्यवस्था में भी लाभदायक हो, ऐसे दोनों प्रकार की आधारिक संरचना का होना जरूरी है। आगे, उत्पादन के कारकों की उत्पादकता में वृद्धि करते हुए तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए ये सभी एक सहयोगी प्रणाली के रूप में आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। यानी उत्पादन के कारकों की उत्पादकता में वृद्धि करते हुए तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए ये सभी एक सहयोगी प्रणाली यानी सहयोग करने वाली प्रणाली के रूप में आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अपनी स्वतंत्रता के पिछले 6 दशकों में भारत ने आधारिक संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन उनका वितरण असमान है। अपनी स्वतंत्रता के पिछले 6 दशकों में भारत ने क्या किया? आधारिक संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की, लेकिन उसका वितरण कैसा रहा? असमान, है ना। ग्रामीण भारत के अनेक हिस्सों में अभी भी अच्छी सड़कें, दूरसंचार सुविधाएं, बिजली, स्कूलों और अस्पतालों का अभाव है। अभी भी हम देखें तो ग्रामीण इतना सब करने के बाद भी, है ना, मतलब स्वतंत्रता के 6 दशकों के बाद आधारिक संरचना के निर्माण में बहुत प्रगति की गई, लेकिन ये सब करने के बाद भी कहीं कहीं ग्रामीण भारत में हम देखें तो वहाँ पर ना तो अच्छी सड़कें हैं, ना ही दूरसंचार की सुविधा है, ना बिजली है, और स्कूलों और अस्पतालों का भी अभाव है। यानी इन सब की वहाँ पर अभी भी कमी है। जैसे जैसे भारत आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है, गुणवत्तापूर्ण आधारिक संरचना की मांग भी बढ़ रही है। जैसे जैसे भारत आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है, जैसे जैसे भारत मतलब आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है, जिस स्पीड से आधुनिकीकरण की ओर जा रहा है, वैसे ही गुणवत्तापूर्ण आधारिक संरचना की भी मांग की जा रही है। मतलब जो हमारी आधारिक संरचना है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसकी मांग की जा रही है। पर्यावरण पर उनके असर को भी यहाँ ध्यान में रखना होगा। अब हमें इस सब पर, पर्यावरण पर उसका क्या असर पड़ेगा उसे भी ध्यान में रखना होगा। विभिन्न प्रकार के रियायत और प्रोत्साहनों को प्रदान करने वाली सुधार नीतियों का लक्ष्य आमतौर पर निजी क्षेत्र और विशेष तौर पर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है। अब क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की रियायत और प्रोत्साहनों का प्रदान करने वाली सुधार नीतियों का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि आमतौर पर जो हमारा निजी क्षेत्र यानी हमारा जो प्राइवेट क्षेत्र है वो, और विशेष तौर पर विदेशी निवेशक यानी जो विदेशी निवेश होता है, निवेशक यानी जो निवेश करते हैं यहाँ पर, उनको आकर्षित करना होता है। ऊर्जा और स्वास्थ्य की 2 आधारिक संरचनाओं का मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है कि आधारिक संरचना पर सभी की समान रूप से पहुंच की संभावना हो सकती है। हमने इस चैप्टर में ऊर्जा और स्वास्थ्य की आधारिक संरचनाओं को पढ़ा, उससे क्या स्पष्ट होता है कि आधारिक संरचना पर सभी की समान रूप से पहुंच की संभावना हो सकती है। हम अगर इसमें थोड़ा सा ट्राई करें तो आधारिक संरचना पर सभी की समान रूप से पहुंच की संभावना होगी। तो हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ पर होता है फिनिश, ठीक है, एंड होता है इस चैप्टर का। इसमें हमने आधारिक संरचना को जाना, उसके बाद हमने आधारिक संरचना की स्थिति इसको देखा था, है ना, और उसके बाद हमने किसको पढ़ा था? ऊर्जा, यानी आधारिक संरचना में हमने किसको पढ़ा? ऊर्जा को, ठीक है। उसमें हमने ऊर्जा के स्रोत देखे, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत वगैरह को भी पढ़ा था, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? स्वास्थ्य, है ना। ऊर्जा के बाद हमने स्वास्थ्य को कंप्लीट किया। स्वास्थ्य के बाद हमने भारत में स्वास्थ्य की स्थिति को पढ़ा, है ना, भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य
की स्थिति, है ना। और उसके बाद शहरी ग्रामीण तथा धनी निर्धन विभाजन भी देखा। फिर हमने महिला स्वास्थ्य, है ना, इसको हमने आज ही पढ़ा और हमने निष्कर्ष भी अभी देखा। अब हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आया? अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब हम एक बार पुनरावर्तन करते हैं इस चैप्टर का। पुनरावर्तन यानी हमने जो भी इस चैप्टर में पढ़ा है वो एक टॉपिक और एक छोटी छोटी लाइन में हमारे सामने आएगा, जिससे हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत इम्पोर्टेंट भी होते हैं ये, है ना। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट क्या है? संरचनात्मक सुविधाएं भौतिक सुविधाएं व सार्वजनिक सेवाओं का एक नेटवर्क है। इनके साथ सहयोग करने के लिए सामाजिक आधारित संरचना का होना समान रूप से महत्वपूर्ण है। देश के आर्थिक विकास में यह एक महत्वपूर्ण आधार है। यानी संरचनात्मक सुविधाएं और भौतिक सुविधाएं व सार्वजनिक सेवाओं का एक नेटवर्क है। ये सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं। इनके साथ सहयोग करने के लिए सामाजिक आधारित संरचना का होना समान रूप से महत्वपूर्ण है। देश के आर्थिक विकास में यह एक महत्वपूर्ण आधार है ना। और दूसरा क्या है? सेकंड क्या है हमारा? उच्च आर्थिक समृद्धि दर बनाए रखने के लिए समय समय पर आधारिक संरचना का स्तर ऊंचा करना आवश्यक है। मतलब कि उच्च आर्थिक समृद्धि दर को बनाए रखने के लिए समय समय पर आधारिक संरचना को ऊंचा करना होगा, है ना। हाल में ही बेहतर आधारिक संरचना ने विदेशी निवेश और पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित किया है। जो हमारी यहाँ की बेहतर आधारिक संरचना थी उसने विदेशी निवेश और बाहरी पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित किया है। और अगर ये इसी तरह से अच्छी रही आधारिक संरचना तो आगे भी काफ़ी कुछ हमें मिल सकता है, काफ़ी हम इससे और अच्छा कर सकते हैं, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? ग्रामीण आधारिक संरचना को विकसित करने की आवश्यकता है। अब आधारिक संरचना काफ़ी अच्छी है, हमने ये मान लिया, लेकिन हमारी ग्रामीण आधारिक संरचना बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें ग्रामीण आधारिक संरचना को विकसित करने की आवश्यकता है। चौथा पॉइंट क्या है हमारा? आधारिक संरचना के विकास के लिए विशाल धन इकट्ठा करने के लिए सार्वजनिक और निजी सहभागिता की आवश्यकता है। अब आधारिक संरचना का अगर हमें विकास करना है, उस विकास के लिए विशाल धन इकट्ठा करना होगा, उसके लिए किसकी ज़रूरत है? सार्वजनिक और निजी सहभागिता की। यानी सार्वजनिक यानी सबकी सहभागिता होनी चाहिए और एक निजी सहभागिता भी होनी चाहिए, है ना। अब पांचवा पॉइंट क्या है? तीव्र आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भारत में बिजली की उपभोक्ता मांग और उसकी पूर्ति में बहुत अंतर है। अब तीव्र आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा कितनी इम्पोर्टेंट है ये सभी जानते हैं। भारत में बिजली की उपभोक्ता मांग और उसकी पूर्ति में बहुत अंतर है। भारत की बिजली की उपभोक्ता मांग कई ज़्यादा है और उसकी पूर्ति में बहुत अंतर है, क्योंकि बिजली उतनी ही है जिसे हम फिजूल में खर्च नहीं कर सकते, और उपभोक्ता की मांग कई ज़्यादा है ना, और उसकी पूर्ति में बहुत अंतर है। छठी लाइन क्या है हमारी? बिजली की कमी की पूर्ति में ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत की काफ़ी सहायता सिद्ध हो सकते हैं। यानी बिजली की जो हमारी कमी है, उस बिजली की कमी की पूर्ति में ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। बिजली की कमी की पूर्ति में हमें ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का काफ़ी इस्तेमाल करना चाहिए, जो काफ़ी अच्छे सिद्ध हो सकते हैं ना। सातवां पॉइंट क्या है? भारत विद्युत क्षेत्रक उत्पादन, संचारण और वितरण स्तरों में अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। अब भारत विद्युत क्षेत्रक में विद्युत का जो उत्पादन है और उसका संचारण, उसके वितरण, इन सभी स्तरों में काफ़ी समस्याओं का सामना कर रहा है। आठवां क्या है? स्वास्थ्य मनुष्य के शारीरिक और मानसिक सुख का एक मापदंड है। स्वास्थ्य तो है ही सब कुछ, लेकिन वह मनुष्य के शारीरिक और मानसिक मापदंड का भी एक क्या है? एक मापदंड है। का मनुष्य के शारीरिक यानी उसकी बॉडी, और मानसिक यानी उसके माइंड की जो एक अच्छा फील करता है ना मनुष्य, शरीर और मानसिक तरह से उसका एक मापदंड है ना। नेक्स्ट क्या है? स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की भौतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण विस्तार और स्वास्थ्य सूचकों में सुधार हुआ है। स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की भौतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ, ये तो हुआ ही है, और स्वास्थ्य सूचकों में सुधार हुआ। नेक्स्ट, अधिकांश जनसंख्या के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। यानी अधिकांश जनसंख्या के लिए अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य प्रणाली और स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक तरीके से पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट,
ग्रामीण शहरी इलाके और अमीर व गरीब के बीच स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के उपभोग में बड़ा अंतर है। हाँ है, क्यों है? हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जहाँ गरीबों का स्वास्थ्य पर कितना % खर्च हो जाता है, 12, वहीं अमीरों का कितना होता है, 2%, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होता। तो ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीब और अमीर के बीच स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का उपभोग में बहुत बड़ा अंतर है ना। देश में भ्रूण, नेक्स्ट क्या है? देश में भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं के कारण देश में स्त्रियों का स्वास्थ्य गंभीर चिंता का विषय बन गया है। बिल्कुल बन गया है। हमारे देश में भ्रूण हत्या काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है और इस कारण देश में स्त्रियों का स्वास्थ्य गंभीर और चिंताजनक बन गया है ना। नेक्स्ट क्या है? निजी क्षेत्र की विनियमित स्वास्थ्य सेवाओं में से सुधार हो सकता है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में गैर सरकारी संगठन और सामुदायिक सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। निजी क्षेत्र की विनियमित स्वास्थ्य सेवाओं से स्थिति में सुधार हो सकता है, यानी निजी क्षेत्र की जो स्वास्थ्य सेवाओं में स्थिति का सुधार करने की कोशिश की जा रही है उनसे हो सकता है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में गैर सरकारी संगठन और सामुदायिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। यानी हमें जो हमारे स्वास्थ्य सुविधा को हम बढ़ा रहे हैं उसमें निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठन जो भी काम कर रहे हैं वो काफ़ी सहभागिता और महत्वपूर्ण, उनकी सहभागिता काफ़ी अच्छी है और वो महत्वपूर्ण भी है। नेक्स्ट क्या है हमारा? और लास्ट, जन स्वास्थ्य की सहायता के लिए चिकित्सा की प्रकृति प्रणालियों पर अनुसंधान करना और उनके परिणामों का उपयोग करना होगा। भारत में चिकित्सा पर्यटन के बढ़ने की असीम संभावनाएं हैं। यानी जन स्वास्थ्य की सहायता के लिए चिकित्सा की प्राकृतिक प्रणालियों पर अनुसंधान करना और उनके परिणामों का उपयोग करना होगा। भारत में चिकित्सा पर्यटन के बढ़ने की असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि काफ़ी लोग विदेश से यहाँ पर आते हैं और चिकित्सा पर्यटन बढ़ने की काफ़ी संभावना है। बस हमें हमारी स्वास्थ्य की आधारित संरचना को और बेटर करना होगा, है ना। तो ये हमने पुनरावर्तन भी कर लिया है। तो अब हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ पर होता है ख़त्म, है ना। ये वाले चैप्टर का एंड हो गया। चैप्टर कौन सा था? चैप्टर नंबर 8, आधारिक संरचना, है ना। ये हमने 2 सूचकों से पढ़ी थी, एक ऊर्जा और स्वास्थ्य, है ना। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट आगे इसके दिए हैं क्वेश्चन आंसर। तो कल की वीडियो में हम इनके या तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे या फिर हो सकता है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, क्या है हमारा नेक्स्ट चैप्टर 9, पर्यावरण और धारणीय विकास, इसको स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि आपको क्या समझ नहीं आया है। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको वो चीज़ समझा पाऊँ।